जंग बंदी पर फलस्तीनी अपने घरों को लौटने लगे। गजा में इमदाद की फराहमी का सिलसिला शुरू हुआ है। आलमी दबाव के सिरात गजा में आग और खून का तूफान थम गया है। इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंग बंदी का आगाज 48 रोज बाद गजा में वहशियाना इसराइली हमलों में पहला वक्फा। जंग बंदी पर फलस्तीनी अपने घरों को लौटने लगे हैं, जबकि गजा में इमदाद की फराहमी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसराइल बदले में आज 39 फलस्तीनी कैदी ख्वातीन और बच्चों को रिहा करेगा। 4 रोज में गजा से 50 यरगमाली और इसराइल से 150 फलस्तीनी रिहा होंगे। इसी हवाले से बात करेंगे माहिर अमूर मशरिक वस्ता मंसूर जाफर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमास इसराइल के दरमियान आर्जी जंगबंदी का आगाज हुआ है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए जी, ये किसी हद तक तो ये आर्जी जंगबंदी जो है वो खुशाइंद अमर करार दी जा सकती है, क्योंकि इसके नतीजे में यकीनन जो फलस्तीनी पिछले 44-45 दिनों से जो है वो इसराइल की जंगी मशीन के दहाने पर थे, उन्हें कम से कम अपनी ज़िंदगी को एक हद तक जो है वो नॉर्मलाइज करने का मौका मिलेगा। अपने वो प्यारे जिन्हें वो खो चुके हैं उन्हें दफनाने का, उनकी आखिरी रसूमात अदा करने का। लेकिन जो इसकी असल मैं समझता हूँ ज़रूरत है वो ये है कि जिन मुल्कों ने इस मामले में किरदार अदा किया है और वो समझते हैं कि इस जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी अब करार दिया जाना चाहिए, उसके लिए अब उन्हें कोशिशें तेज करने की ज़रूरत है। बिलखुसूस मिस्र का किरदार इस मामले में जो है वो यकीनन बहुत अहम है, और इसी तरीके से कतर, क्योंकि माजी में अमेरिका जो है वो इस मामले में किरदार अदा करता रहा है, लेकिन इस बार अमेरिका ने अपना जो सियासी और सफारती वज़न है, बल्कि अस्करी वज़न भी जो है वो इसराइल के पल्ले में डाल रखा है। यही वजह है कि हमें माजी में होने वाली जितनी भी जंगें हैं गजा के हवाले से या फ़लस्तीन के हवाले से, उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो ह्यूमन लॉस ऑफ कैजुअलिटीज़ जो है वो देखने को मिलता है, और उसमें निहत्ते फ़लस्तीनी बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो शामिल है। और मैं समझता हूँ कि ये इंसानी हकूक़, इंसानियत के नाम पे सियासत करने वाले, सफारत करने वाले मुल्कों के लिए एक उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि जितने बड़े पैमाने पे इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, और उसको रोकने के हवाले से जितनी भी सफारती कोशिशें हुई हैं, चाहे वो यूएन के लेवल पे हों, रीजनल प्लेटफॉर्म्स के लेवल पे हों, उन तमाम को सबताज करने के लिए अमेरिका और उनके जो दीगर इत्तेहादी हैं उन्होंने कोई कसर उठा नहीं रखी। तो अब मैं समझता हूँ कि जितना खून बह चुका है, अब फ़लस्तीनियों को उनके इस गम का मदावा मिलना चाहिए, और ये जो आर्जी सीज़ फायर का ऐलान किया गया है, जिस पर यकीनन अभी रूबा अमल उसको लाया जा रहा है और कुछ घंटों में बाय द टाइम वी स्पीक, तो उसके बाद जो हकीकी मानों में आजमाइश शुरू होगी। क्योंकि जी मंसूर साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। साबिक सफारतकार मरिया हलोदी ने भी हमें ज्वाइन किया। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमास इसराइल के दरमियान आर्जी जंगबंदी का आगाज हुआ है, यकीनन ये खुशाइंद अमल है, लेकिन मुस्तकिल हल के लिए दुनिया, खास तौर पर मुस्लिम ममालिक को भी क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए, जैसे आपने कहा, ये सिर्फ एक आर्जी वक्फा होगा जंग का, और ये मुस्तकिल सीज फायर नहीं है। तो और इजराइल ने ये भी अनाउंस किया है कि वो जंग को जारी रखेंगे इन 4 दिनों के बाद। बल्कि इस आर्जी सीज फायर से पहले भी उन्होंने बमबारी को इंटेंसिफाई किया और स्कूल्स को अटैक किया और एक रेफ्यूजी कैंप को भी हमला किया। तो देखना अब ये है कि क्या इसके बाद जो दुनिया में सफारती प्रेशर बढ़ता जा रहा है एक परमानेंट सीज फायर के लिए, एक मुस्तकिल सीज फायर के लिए, क्या वो असरअंदाज होगा अमेरिका पे? इसलिए कि अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जिसकी इजराइल सुनता है। जहाँ तक अरब ममालिक का ताल्लुक है, जाहिर है जो पोजीशन उन्होंने इख्तियार की और OIC के मुस्लिम ममालिक ने इख्तियार की, वो एक वजह है जिससे कि प्रेशर पड़ रहा है अमेरिका पे, मगर अभी तक उतना नहीं पड़ा है जिससे कि अमेरिका अपनी पोजीशन तब्दील करे और एक परमानेंट सीज फायर की तरफ चले, जिसकी ज़रूरत है। देखिए, जंग का खात्मा करना है, ये नहीं कि 5 घंटे के लिए और 4 दिन के लिए और 2 मिनट के लिए आप बमबारी को बंद कर दें और फिर से शुरू कर दें। जी, बहुत शुक्रिया। मरिया हलोदी और मंसूर जाफर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और गजा की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे थे।
آگے بڑھتے ہیں۔ اسموک دردِ سر بن گئی ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموک کے سائے ہیں۔ لاہور کی فضا مضر صحت قرار دے دی گئی ہے۔ فضائی آلودگی میں لاہور آج بھی دنیا بھر میں سب سے آگے ہے۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 491 تک پہنچ گیا، جبکہ کراچی کا فضائی معیار بھی انتہائی ناقص ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زہریلی فضا میں سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ اسموک بیماریاں پھیلانے لگی۔ دمے اور کھانسی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسموک سے صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی ہے۔ شہری گھروں میں رہیں، ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ طبی ماہرین کی جانب سے یہ مشورے دیے جا رہے ہیں۔ تو اسموک دردِ سر بن گئی ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموک کے سائے ہیں۔ لاہور کی فضا مضر صحت قرار دے دی گئی ہے۔ اسموک سے صورتحال ابتر ہو چکی ہے۔ معمولات زندگی متاثر ہو گئے ہیں۔ اسموک کی روک تھام کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں اسکول اور کالجز بند۔ آج اور کل مارکیٹ سے 3 بجے کھلیں گی۔ اتوار کو کاروبار بند ہوگا، جبکہ پنجاب حکومت کا 10,000 طلبہ کو سبسڈی پر الیکٹرک بائک دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ لاہور میں مول روڈ پر اتوار کے روز گاڑیوں کا داخلہ بند ہوگا، صرف سائیکل سواروں کو اجازت ہوگی۔ اسموک کیس کی سماعت ماحولیات کا محکمہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ ماحولیات کے لوگ عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، محکمہ ماحولیات کے افسروں کو توہین عدالت کے نوٹس بھیجیں گے۔ ڈی جی صاحب، ایسا نہ ہو اگلا نمبر آپ کا ہو۔ عدالت کا ڈی جی محکمہ ماحولیات سے مکالمہ، اب تک کیا ایکشن لیا، کس افسر کے خلاف کارروائی کی؟ لاہور ہائی کورٹ کا استفسار، آپ کا کوئی افسر کسی فیکٹری کو ڈی سیل نہیں کر سکتا۔ کسی فیکٹری کو ڈی سیل کرنا ہے تو اس عدالت سے رجوع کریں۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے۔ نگران پنجاب حکومت کا مسئلہ کیا ہے؟ اتنی تعمیرات کیوں کرائی جا رہی ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ سوال بھی کیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہونے جا رہا ہے۔ نگران وفاقی کابینہ 2 نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی۔ ذرائع کے مطابق 14 نومبر کے کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی، اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ وفاقی کابینہ ملک کی مجموعی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ بھی لے گی۔ وفاقی کابینہ ملک کی معاشی صورتحال کا جائزہ بھی آج کے اس اہم اجلاس میں لینے جا رہی ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ نگران وفاقی کابینہ 2 نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی۔ ذرائع کے مطابق 14 نومبر کی کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کی مجموعی امن و امان کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ملک کی معیشت میں بہتری کے ثمرات۔ سٹاک مارکیٹ میں ایک اور تاریخ رقم۔ سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 59,000 پوائنٹس کی حد عبور کر لی۔ ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 498 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ 100 انڈیکس 59,398 پوائنٹس پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ ملک کی معیشت میں بہتری کے ثمرات۔ سٹاک مارکیٹ میں ایک اور تاریخ رقم ہو گئی ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 59,000 پوائنٹس کی حد عبور کر لی۔ ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 498 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ تو ملک کی معیشت میں بہتری کے ثمرات سامنے آنے لگے ہیں۔ سٹاک مارکیٹ میں ایک اور تاریخ رقم ہو گئی ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی سامنے آئی ہے۔ 59,000 پوائنٹس کی حد بھی عبور کر لی گئی ہے، جبکہ 100 انڈیکس 59,398 پوائنٹس پر بند ہوا۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ اورنگی ٹاؤن میں گھر میں ڈکیتی کی واردات کا یہ کیس ہے۔ گرفتار زیر تربیت ڈی ایس پی عمیر باجاری کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں۔ کراچی سے ہمارے نمائندے لیاقت رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت بتائے گا۔ دیکھیں، پیرآباد کے علاقے میں 2 کروڑ سے زائد کی ڈکیتی کرنے کے الزام میں گرفتار ڈی ایس پی اور اس کے ساتھ 3 پرائیویٹ ملزموں کو آج عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ عدالت نے ایس ایس پی سعود کے حوالے سے دریافت کیا کہ کیا انہیں گرفتار کر لیا گیا، تو جس پر تفتیشی افسر اور وکلا نے بتایا کہ ایس ایس پی سعود جو ہے وہ مین ملزم نہیں ہے۔ ان کا بیان ڈی آئی جی کی سربراہی میں قائم کمیٹی لے رہی ہے، جس پر عامر منصور قریشی جو کہ ڈی ایس پی عمیر طارق کا وکیل تھا، اس کا کہنا تھا کہ ایس ایس پی کے آدھے بیان کے بعد 3 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں، جبکہ ابھی تک انہوں نے بیان ریکارڈ نہیں کیا اور نہ ہی اصل ملزم گرفتار کیا جائے۔ گرفتار ہونے والے پرائیویٹ ملزمان میں سے محفوظ نے عدالت کو بتایا کہ ایس ایس پی کے حکم پر ہم وہاں اسے ایریے میں گئے تھے اور ڈی ایس پی عمیر طارق بجاری کے ڈائریکشن پر ہم نے وہاں کارروائی کی اور سامان بھی شاکر خان جو کہ مقامی تاجر ہے اس کے گھر سے اٹھایا۔ عدالت نے وکلا کے دلائل کے بعد ڈی ایس پی عمیر طارق بجاری کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، جبکہ پرائیویٹ جو 3 ملزمان تھے ان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ جی شکریہ آپ کا لیاقت۔
एनटीडीसी का फ्यूचर प्लान, चेयरमैन नेपरा ने एतराज़ात का पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। पहले जवाब फिर प्लान मंजूरी का मरहला आएगा। चेयरमैन का एनटीडीसी को जवाब, सरमायाकारी से ट्रांसमिशन लाइन में क्या बेहतरी आएगी? चेयरमैन नेपरा का पहला एतराज़, तरबियत याफ्ता अमला कहाँ से आएगा और क्या इकदाम होंगे? इसी बारे में जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से ज़िशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़िशान। दानिश, ये 510 अरब रुपए एनटीडीसी का प्लान नेपरा में है और इस पर 2 दिन हेयरिंग होगी, जिस पर चेयरमैन नेपरा ने एंड में अपने जो रिमार्क्स है वो दिए। और सबसे पहले जो सवाल उन्होंने किया कि जो ब्रेकडाउन्स होती है वो साउथ की ट्रांसमिशन लाइन्स की वजह से और साउथ में जो बिजली का निज़ाम है उसकी वजह से होती है, तो साउथ की ट्रांसमिशन लाइन्स में क्या बेहतरी आएगी और जो मुल्क भर के दीगर जो फ्रिजाइल ट्रांसमिशन लाइन्स है उसमें क्या बेहतरी आएगी? इसके साथ साथ वहाँ पर एक इंकशाफ हुआ है कि एनटीडीसी में इस वक्त 6 से 7 हज़ार मुलाजमीन भर्ती हो सकते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं। तो इस पर उन्होंने सवाल किया कि आपको तरबियत याफ्ता ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, उसके लिए आप क्या करेंगे? इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी के हवाले से क्या करेंगे, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का दौर है और अगर सिस्टम हैक होता है तो एनटीडीसी के पास क्या प्लान होगा कि वो साइबर सिक्योरिटी के जो मामलात है उसको देख सके। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो बेहतर नहीं है और हम डॉलर्स के लिए जो है वो दूसरे ममालिक के IMF की तरफ देखते हैं, तो इसलिए हमें मुकामी पैदावार को बढ़ाना होगा और बिजली के सस्ते ज़राए पर जाना होगा। इसके लिए एनटीडीसी का जो प्लान है 510 अरब रुपए का, इसमें एनटीडीसी ने क्या शामिल किया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो वोल्टेज के मसाइल है, मुल्क भर में वोल्टेज के मसाइल होते हैं, तो एनटीडीसी का प्लान क्या इस वोल्टेज के मसाइल को हल करेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो तरबियत याफ्ता अमला है, वोल्टेज है, तमाम तर सवाल उन्होंने खड़े कर दिए। 510 अरब रुपए का प्लान है। ज़ाहिर सी बात है जब ये प्लान मंजूर होगा तो टैरिफ पर इसका असर आएगा और एक टैक्स पेयर जो है वो इसके पैसे अदा करेंगे, तो इसलिए तमाम सवालात उन्होंने खड़े कर दिए। अगर मैं आपके साथ इस प्लान के मुतालिक बताना चलूँ तो 510 अरब रुपए का प्लान है, 510 अरब रुपए का ये प्लान है जिसकी मंजूरी से मुतालिक अभी सवालात खड़े हो गए हैं। ज़िशान, आपने कहा कि आपका शुक्रिया अदा करेंगे। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज तलब। SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इसी बारे मज़ीद क्या डिटेल्स हैं ये बताएंगे जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद, बताइए। जी देखिए, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास तलब किया गया है और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस इजलास की सदारत करेंगे। दोपहर 2:45 बजे का वक्त है। वज़ीर आज़म हाउस में इस इजलास को तलब किया गया है, जिसमें आर्मी चीफ और अस्करी क़यादत और सिविल क़यादत, जिसमें वफाकी वज़रा और चारों वज़राए आला भी इसमें शिरकत करेंगे। जबकि एपेक्स कमेटी के इजलास में जो पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक मंसूबे हैं उनकी तौसीक ली जाएगी और इसी तरह से मुल्क की मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। जबकि चीन और खलीजी ममालिक की सरमायाकारी के हवाले से खुसूसी तौर पर जो अमूर हैं वो ज़ेर गौर आएंगे। जी ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया आपका।